हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो मैं लेके आया हूँ अल्कोहल फिनॉल ईथर की सीरीज की सेकंड पार्ट। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने अल्कोहल के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था और उसके प्रिपरेशन के अलग अलग मेथड सीखे थे, कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं अल्कोहल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बहुत ही बेहतरीन लेक्चर होने वाला है। आप लोग कॉपी पर निकाल करके लग जाए हमारे साथ, और जो कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट में हमें बताते रहे। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग अलग अलग करके। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे। तो अल्कोहल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें अगर हम देखें तो लोअर अल्कोहल जो होते हैं, मतलब लोअर अल्कोहल मतलब कि जिसमें कार्बन 1 से लेकर 3 तक होता है, मतलब इसमें कार्बन की संख्या कम होती है, वो क्या होते हैं, बर्निंग टेस्ट के होते हैं। मतलब उनका टेस्ट बड़ा खतरनाक सा होता है, बहुत ही बर्निंग टेस्ट होता है। ठीक, यानी इनके अंदर अल्कोहलिक स्मेल होती है। अल्कोहलिक स्मेल मतलब जैसे अल्कोहल स्मेल करता है एकदम अजीब सा बदबू सा, ठीक है, वैसी स्मेल होती है। उसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो हायर वाले जो होते हैं, मतलब कार्बन की संख्या बढ़ने लगेगी, तो उनके अंदर जो है ऐसी स्मेल नहीं होती है, वो सिंपल होते हैं, मतलब ऑर्डरलेस होते हैं। ठीक, ये हो गया पहला पॉइंट। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो हायर अल्कोहल मोर देन 12 आर वैक्सी सॉलिड। नीचे वाले होते हैं वो थोड़े से लिक्विड या गैस हो सकते हैं, इस फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे लिक्विड होते हैं। इसके ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा वैक्सी सॉलिड हो जाते हैं, है ना, थोड़ा चिपचिपे से हो जाते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है विद नंबर ऑफ कार्बन के बढ़ने से। मतलब कार्बन बढ़ता जाएगा, जैसे मैं कहूँ कि CH3OH और CH3CH2OH, इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है? तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? एक। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? दो। तो जब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाए तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है। और इसका रीजन भी है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगते हैं। ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से भी इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ठीक, ये ध्यान रखोगे। बाकी ये जो लिस्ट है ना, इसमें जो लिखे हुए हैं सारे के सारे, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसमें सारे कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट का एक ऑर्डर दे रखा है। ये ऑर्डर आपको काफी काम देगा। ठीक, देखो यहाँ पे। तो पहले एमाइड है, यहाँ पे एमाइड है। एमाइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। फिर एसिड आता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह हो गया। फिर अल्कोहल्स आता है, फिर कीटोन आता है, उससे कम बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड का होता है। उससे कम अमाइंस का होता है, फिर एस्टर का होता है। उसके बाद ईथर का होता है, हेलोल्केन का होता है, और सबसे कम होता है एल्केन का। तो ये ऑर्डर याद रखोगे तो कई क्वेश्चन आपके आराम से बन सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट वाले। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये आराम से ध्यान रखोगे इस केस में। चलो आगे बढ़े, यहाँ आ जाओ। ठीक, तो वही बात लिखी हुई है कि द साइज ऑफ, इसको थोड़ा बड़ा कर लिया जाए, दिख रहा हो शायद। ठीक, द साइज ऑफ अल्कोहल डिटरमाइंस, द साइज ऑफ अल्कोहल डिटरमाइंस द इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब साइज पे भी डिपेंड करता है। साइज मतलब कि देखो, बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। मतलब सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जैसे अगर हम बात करें कि CH3 CH2 एक ये अल्कोहल है, और एक CH3 एक ये अल्कोहल है। ठीक, ये दोनों देखो, इसके मॉलिक्यूलर वेट सेम है। अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो ये भी एक फैक्टर ये भी होता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है। मतलब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। बट यहाँ पे आप देखोगे तो C3, इसका फॉर्मूला क्या है? इसमें देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, C3, और H कितने हैं, 3 2 5 2 7 1 8, H8O, ये हुआ। इसका देखो तो 3 कार्बन इसमें भी है, C3, 3 3 6 और 2 8, 8 यहाँ पे हो गए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो वेट भी सेम होगा। तो इसका मतलब अब कैसे डिसीजन लेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट किसका ज़्यादा है, मतलब किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है? तो वो डिसाइड करने के लिए आपको देखना होता है सरफेस एरिया, किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। देखो स्ट्रेट चेन का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, देखो ये इतना सरफेस एरिया कवर कर रहा है, जबकि ये सरफेस एरिया थोड़ा कम कवर कर रहा है। ठीक, ये कम सरफेस एरिया कवर कर रहा है। तो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो इस वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है इसके कंपेयर पे, जबकि ये दोनों इसी के आइसोमर हैं। तो आइसोमर वाली जब बात आया करें तो उसमें सरफेस एरिया देख लिया करो। ठीक है, इससे भी ये क्वेश्चन करा दूंगा, आइडिया हो जाएगा। तो ये बात हो जाएगी। तो लार्जर द साइज ऑफ द अल्कोहल हायर द बॉइलिंग पॉइंट, ये वही बात लिखी हुई है, क्योंकि इसमें रीजन बस ये वाला रीजन याद रखो कि स्ट्रॉन्गर द वंडरवाल फोर्स, इनके बीच में स्ट्रॉन्गर वंडरवाल फोर्स हो जाती है, जिस वजह से अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है, मॉलिक्यूलर वेट नहीं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई। ठीक है, यही बात लिखी है, ये बात हो गई। आगे बढ़े। अच्छा, यहाँ पे एक लिस्ट है, ये देख लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
तो वही बात हो रही थी ना कि अगर ऐसा कुछ आने लगे कि जिसमें थोड़ा इसके वो आने लगे, क्या बोलते हैं, आइसोमर आने लगे, तो हम कैसे डिसीजन लेंगे? तो आइसोमर वाले केस में मैंने बता दिया, सरफेस एरिया देख लेना, आराम से उससे आ जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ देख सकते हो, देखो यहाँ सेकेंडरी ब्यूटेनॉल है, उसका टर्सरी ब्यूटेनॉल है। तो सेकेंडरी और टर्सरी ब्यूटेनॉल में देख लो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, सेकेंडरी वाले का ज़्यादा होता है। तो इस लिस्ट में जो थोड़े से लिखे हुए हैं, इसको थोड़ा प्रैक्टिस मार दोगे तो आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था कि मेथनॉल था, इथेनॉल था, प्रोपेनॉल था, यानी जैसे जैसे देख रहे हो तो इसका नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं, उस केस में इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, ठीक। बाकी मैंने बता दिया है, आप सरफेस एरिया से पता लगा लोगे। क्लियर है? चलो, अगर कोई डाउट दिक्कत है तो मैं बता दूं थोड़ा सा। जैसे यहाँ देखो आइसोप्रोपाइल, ठीक है, एल्कोहल है। आइसोप्रोपाइल क्या होता है, सी एच सी ऐसे ना, CH3 किनारे किनारे लगा लो और बीच में CH और OH लगा दो, ये मान लो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया, ठीक। और एक इसे साइड वाला भी बताया था मैंने, CH3 CH2 CH2OH, ये वाला हो गया नॉर्मल प्रोपेनॉल। अब इन दोनों में ज्यादा किसका होगा, तो जाहिर सी बात देखो, इसका एरिया कम हो गया, इसका सरफेस एरिया कम, उसका ज्यादा, तो इसका वाला हो गया। पीछे जो एग्जांपल दिया मैंने, और यहाँ आप देख पा रहे हो कि प्रोपेनॉल ये ऊपर वाला है, इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो कितना है, इस वाले में 97 है, और इसका देखो इतना है, तो इसका ज्यादा है, इस वाले का ज्यादा है, ठीक। यहाँ से आपको पता चल गया। बाकी लिस्ट है, आपको लिस्ट नहीं देखना है, आपको ये वैल्यू नहीं याद रखनी है, बस पॉइंट याद रखना है जिससे आप बॉइलिंग पॉइंट निकाल सको। बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन आ जाते हैं आजकल, फिजिकल प्रॉपर्टी के क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दो उसको। चलिए डन हो गया, आगे बढ़े। अब बात करते हैं फ्लेमेबिलिटी की, मतलब कि आग कौन पकड़ लेते हैं जल्दी से, ठीक। देखो देखो जो नीचे वाले हैं अल्कोहल, मतलब जिसके जिनमें नंबर ऑफ कार्बन C1 से लेकर C3 तक है, ये वाले, तो ये सबसे खतरनाक होते हैं, ये बहुत तेजी से आग पकड़ते हैं, इनकी फ्लेमेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, सबसे तेजी से आग पकड़ लेता है, ठीक है। अब जैसे इसके ऊपर जाओगे ना तो वो थोड़े से इनफ्लेमेबल हो जाएंगे, मतलब वो कम आग को पकड़ेंगे, ये खास बात है। तो कंबशन ब्रेक्स द कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ द मॉलिक्यूल्स, so the size of at mass of the molecule is increased, there are more covalent bond to break the order to, वही मतलब ये है कि जैसा साइज बढ़ता जाएगा, जैसा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, तो उसको बर्न करने में दिक्कत होगी, बॉइलिंग पॉइंट जैसा ही है ये, तो इसमें कोई खास बात नहीं है, बस इतना ध्यान रखो कि नीचे वाले बर्न हो जाते हैं आसानी से, ऊपर वाले नहीं बर्न होते कि नंबर ऑफ कार्बन उसमें बढ़ जाता है, ठीक है, ये पॉइंट हो जाए। चलो आगे बढ़े। चलो यहाँ पे मजेदार क्वेश्चन आ गया, आप लोग ट्राई करें और मुझे बताएं। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि अरेंज द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कौन सा होगा, ट्राई करें और हमें बताएं। ट्राई करें सब लोग, किया जाए। देखो पहले तो स्ट्रक्चर बना लेंगे, पेंटेन 1 ऑल है यहाँ पे, तो ये 1 2 3 4 5, 1 पे ऑल लगा दिया मैंने, OH, ठीक। अब इसको ऐसा लगाया करो तो सरफेस एरिया की बात पता चल जाएगी ना, सरफेस एरिया की बात पता चल जाएगी। देखो मैं यहाँ लगाता हूँ, मान लो ये पहला वाला हो गया, मैं इसको A कह देता हूँ, सही है। फिर अगला वाला है ब्यूटेन 1 ऑल, तो ये 1 2 3 4 OH, ये B पार्ट हो गया, ठीक, ब्यूटेन 1 ऑल। फिर ब्यूटेन 2 ऑल, 1 2 3 4, ये मैं 2 लगा दूँ OH, ये हो गया ब्यूटेन 2 ऑल। फिर देखो एथेनॉल है, तो ये C पार्ट हो गया मान लो अपना। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे D पार्ट, एथेनॉल है ना, तो ये होता है CH3 CH2OH, ये हो गया D पार्ट। उसके बाद ये है प्रोपेन 1 ऑल और मेथनॉल है, तो 1 2 3, 1 2 3 और 1 पे ऑल लगा हुआ है, ठीक, ये हो गया E पार्ट। और लास्ट में मेथनॉल है CH3OH, ये हो गया EF पार्ट, ठीक। अब इसमें आप देख सकते हो कि बोला गया है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में लिखना है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, तो नंबर ऑफ कार्बन देख लो सबसे कम किसमें है, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा। तो देखो नंबर ऑफ कार्बन इसमें सबसे कम है, तो इसमें होगा, उसके बाद फिर इसमें होगा, ठीक है। उसको नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहा है ना, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन 1 है, इसमें अच्छा ये होगा, नंबर ऑफ कार्बन इसमें 2 है, तो यानी पहले F होगा, मैं लिख दूँ, फिर F के बाद थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, F के बाद किसका बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा, इसमें 2 कार्बन आ गए तो D हो जाएगा। उसके बाद देखो इसमें 3 आ गए तो E हो जाएगा, E से थोड़ा ऊपर पहुंचे। अब यहाँ देखो इसमें कितने कार्बन है, 4, इसमें 4 है, पर सरफेस एरिया डिसाइड कर लो। इस वाले में देखो सरफेस एरिया ज्यादा है, इसमें सरफेस एरिया कम हो गया है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका थोड़ा ज्यादा होगा, इसका मतलब C होगा, उसके बाद फिर B होगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा होगा ए वाले का, ये पेंटेनॉल है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 5 है, ठीक है। तो ये पूरा ऑर्डर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से सेट कर लेना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। नीचे वाले ट्राई करो, इसका आंसर क्या आएगा।
बताएं आप लोग, इसका मुझे बता लगा करके कमेंट करें। देखो पीछे मैंने अभी सिखाया हुआ है लिस्ट में, ठीक, मैं इसको मिटा दूं, आप लोग ट्राई करें। इस वाले क्वेश्चन में आप देखें, इसमें आप देख लेंगे अभी लिस्ट जो मैंने बताई थी कि इसमें कौन होता है, उसके बाद कौन होता है, किसका किसका होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अल्कोहल है, अगर देखा जाए तो दिस इज अल्कोहल, क्योंकि ऑल लगा है। इसमें देखो ये एल्केन तो एल्केन का सबसे कम होता है, आपने देख लिया। फिर ये एल्डिहाइड है ना, अल लगा है तो दिस इज एल्डिहाइड। और यहाँ इथॉक्सी इथेन है, इथॉक्सी इथेन मतलब होता है ईथर, ठीक। तो अब इसमें देखो अभी पीछे मैंने लिस्ट बताई हुई है, जस्ट अगर आप देखें तो ये लिस्ट मैंने कहा था याद कर लेना, अब काफ़ी काम है का है आपके। तो यहाँ पे देखो इस जगह, ठीक। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि अल्कोहल यहाँ पे है सबसे आगे, अल्कोहल का वहाँ पे क्या था, आई थिंक वहाँ पे एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड पड़ेगा। उसके बाद फिर आपने देखा था वहाँ ईथर था, और सबसे पीछे आपका क्या था, एल्केन था, ठीक है। चेक कर ले, एल्डिहाइड देन ईथर कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पता चल गया आपको अल्कोहल सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद अपने पास क्या था, एल्डिहाइड, उसके बाद अपने पास ईथर था, उसके बाद क्या था, एल्केन था। अब इसी ऑर्डर में आप इसको अरेंज कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट के क्वेश्चन बहुत आते हैं, और आपको जल्दी प्रॉपर इसको अरेंज करने में दिक्कत होती है, तो आप यहाँ से देख लो, ये वाला याद कर लेना, ठीक है, वहाँ से काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है नेक्स्ट टॉपिक, हाँ। अगली जो फिजिकल प्रॉपर्टी आती है दैट इज सॉल्बिलिटी ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की सॉल्बिलिटी की बात करते हैं कि अल्कोहल कौन से अल्कोहल सॉल्युबल है, कौन से इनसॉल्युबल है, और कौन से फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। तो अल्कोहल देखो जनरली पानी में तो सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। रीजन इसका ये है कि अल्कोहल पानी के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ROH है, ठीक है। अब मान लो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल आया, तो ये क्या करेगा इसके साथ, ये मान लो क्या हो गया H, और O वाला इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। मैं इसको ऐसे बना दूं H बॉन्ड की तरह, ये कर लो O, ये हो गया H और H, तो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो अल्कोहल बेसिकली पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो सॉल्युबल तो होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटने लगेगी, सीधी सी बात है कि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो वहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में दिक्कत होगी, तो वहां इनसॉल्युबल आ जाएगा, ठीक है, वो मतलब सॉल्युबिलिटी घटने लगेगी, तो इतना ध्यान रखोगे। दिस इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द व्हिच, ये वही रीजन है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल से, तो भूल जाते हैं। एट द लेंथ ऑफ द हाइड्रोकार्बन, अब हाइड्रोकार्बन मतलब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, ठीक है, तो इंक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब जो मैं कहूँ कि CH3 CH2 OH यानी एथेनॉल, और मैं कहूँ कि CH3 CH2 CH2 OH यानी प्रोपेनॉल, इन दोनों में पानी में कौन आसानी से घुल जाएगा, तो जो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है तो ये आसानी से घुल जाएगा, ये नहीं घुलेगा। तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, ये मेन चीज़ है। क्लियर हुआ, यही मेन बात है। क्लियर। अब रीजन यही है कि घुलने का रीजन ये है कि मान लो छोटे अल्कोहल है तो वहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है, ठीक है, पानी आकर आराम से ब्रेक कर देगा। लंबी सी चैन है, उसको तोड़ने में और ज्यादा दिक्कत है, तो जल्दी से सॉल्वल नहीं होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्बिलिटी से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, अब इसको नोटिस कर लोगे, ठीक। तो ये हो गया इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक। ये देखो यहाँ पे दे रखा है कि कौन वाले आसानी से घुल जाते हैं, इसकी सॉल्बिलिटी कितनी है, क्या है। तो सॉल्बिलिटी जो होती है कितने ग्राम पर ग्राम 100 ग्राम वाटर के हिसाब से चेक किया जाता है। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये तीन देख रहे हो, बता दिए हैं स्टार्टिंग में कि ये तीन आराम से घुल जाते हैं, यानी मेथनॉल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल, ये बढ़िया से मस्त तरीके से घुल जाता है, इसमें कोई डाउट दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके ऊपर जाओगे तो ब्यूटेनॉल नहीं घुलेगा जल्दी, ठीक है, पेंटॉल नहीं घुलेगा, हेक्सनॉल नहीं घुलेगा, ठीक है, और ये ऑक्टेनॉल तो बिल्कुल ही नहीं घुलेगा, इनसॉल्युबल है, ये पानी में घुलता ही नहीं, ऊपर ही तरता रहेगा ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, सॉल्युबिलिटी जैसे नंबर आपका बढ़ते जाएंगे घटती जाएगी। क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, among isomeric alcohol solubility decrease with the branch increase, तो पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं कि अगर ब्रांच बढ़ती जाए, ब्रांच मतलब वही है कि सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा तो सॉल्बिलिटी घटती जाएगी, अगर सरफेस एरिया घटता जाएगा तो सॉल्बिलिटी बढ़ती जाएगी, ये वही वाली बात है। क्लियर है, सॉल्बिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट को हम एक जैसे देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ बोल सकते हैं ऑल्सो डिक्रीज विद द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज। तो अगर सॉल्बिलिटी की बात करें तो सॉल्बिलिटी हम ऐसे बोल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच। ठीक है, ब्रांच अगर बढ़ेगी तो सॉलिडिटी घटेगी, ये ध्यान रखोगे। तो सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा बेसिकली, तो ये वाली बात ध्यान रखोगे, इससे जज कर लोगे। क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आगे बढ़े। ठीक है, फिर आती है केमिकल प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। अब यहाँ से मेन कहानी स्टार्ट होती है अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, अल्कोहल्स आराम से फ्लेमेबल, मैंने बता दिया था कि अल्कोहल स्टार्टिंग वाले अल्कोहल आराम से जल जाते हैं, मतलब बर्न हो जाते हैं, ऊपर वाले नहीं बर्न होते हैं। ठीक है, तो ये कंबशन वाली बात हो गई, कंबशन वाली बात पीछे भी कर चुके हैं, तो यहाँ एक कोई खास बात नहीं आएगी। अब हम बात करने वाले हैं जो प्योर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात होती है। अब अल्कोहल में दो प्रॉपर्टी खास होती है। ठीक है, अल्कोहल की दो प्रॉपर्टी बहुत खास होती है। पहला नंबर कि जैसे मान लो अपने पास ROH है, ठीक, ROH है, यहाँ पे हमारे पास दो तरह के बॉन्ड नजर आ रहे हैं। एक OH के बीच में बॉन्ड, तो ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक अलग प्रॉपर्टी मिलेगी। एक RO के बीच में बॉन्ड है, ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो अलग प्रॉपर्टी मिलेगी। तो दोनों से अलग अलग प्रॉपर्टी मिलेगी। इससे अगर हम देखेंगे तो इससे हमें ज्यादातर एसिडिक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, एसिडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, इस वाले से हमें क्या देखने मिलेगा, यहाँ से देखोगे कि अलग अलग कैसे कैसे कंबाइन करते हैं कंपाउंड, और अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं ना। तो इसमें हम देखेंगे अभी अलग अलग रिएक्शन देखेंगे और डिफरेंट कंपाउंड बनता है इसमें। चलो एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या प्रॉपर्टी है इसकी आराम से। तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ से आती है कि क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अगर OH बॉन्ड को हम तोड़ते हैं अल्कोहल में तो हमें क्या मिलता है, उससे कौन सी प्रॉपर्टी पता चलती है। और देखें, देखो क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड की बात करेगा तो यहाँ पे मान लो अल्कोहल था अपने पास ROH। अब इसमें से अगर मैंने H प्लस निकाल दिया तो हमारे पास क्या बचेगा, RO माइनस और H प्लस। और जो H प्लस आयन देते हैं, ये H प्लस आयन हुआ, वो क्या शो करते हैं, एसिडिक करेक्टर शो करते हैं। इसका मतलब इससे पता चलता है कि अल्कोहल एसिडिक करेक्टर शो करता है। ठीक है, एसिडिक करेक्टर। अब कितना अच्छा एसिड है वो बात कहाँ से पता चलती है, वो यहाँ से पता चलती है। ये जितना स्टेबल होगा, ये कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं इसको, ये कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा अच्छा सामने वाला एसिड होगा, ये पता चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं पूछूं कि मुझे बताओ कि CH3 CH2OH, ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल। CH3 CH3OH सेकेंडरी अल्कोहल। CH3 CH3OH टर्सरी अल्कोहल। इन तीनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, हमें कैसे पता चलेगा। तो ये पता करने के लिए आप देखोगे कि यहाँ से अगर मैं OH निकालूं, सॉरी OH नहीं H निकलेगा, यहाँ से OH है, H निकाला, ठीक है। अगर मैं H निकालूं तो इसमें माइनस आया, यहाँ से H निकालोगे तो इसमें माइनस आएगा, यहाँ से H निकालोगे तो इसमें माइनस आएगा। अब ये माइनस देखना है कौन ज़्यादा स्टेबल है इनमें। ठीक है, तो यहाँ से ये पूरा ग्रुप जो होता है ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट देखोगे आप तो थोड़ा कम है क्योंकि एक ही ग्रुप लगे हैं। यहाँ प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ दो दो ग्रुप मिलकर के प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। ठीक, यहाँ देखोगे तीन तीन ग्रुप लगे हुए हैं, इधर से और नीचे साइड से भी लगे हुए हैं। तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा इसमें है। प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो एसिडिक करेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस बात को ध्यान रखोगे। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे कि प्लस आई जो होता है ये क्या होता है, ये एसिडिक करेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, प्लस साइज जितना बढ़ेगा एसिडिक करेक्टर उतना घट जाएगा। तो इसमें सबसे कम एसिडिक जो है वो टर्सरी अल्कोहल होता है। ठीक, तो ये प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल एंड दिस इज टर्सरी अल्कोहल। अगर ऑर्डर देखोगे तो प्राइमरी सबसे ज़्यादा एसिडिक, सेकेंडरी कम और टर्सरी सबसे लीस्ट एसिडिक होता है। तो ये ऑर्डर याद रखोगे। कैसे पता चला, प्लस आई इफेक्ट से। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे आई होप कि ये क्लियर हो गया। ठीक, आगे बढ़े। तो ये हो गया अपना एसिडिक करेक्टर पता करने के लिए। अब देखो और कैसे कौन कौन सी बातें हैं जिससे हमें पता चल पाएगा कि अल्कोहल एसिडिक होता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अलग अलग। अब देखो, अगर अल्कोहल एसिड हुआ तो हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं कि अगर एसिड के साथ हम क्या मिला देते हैं, मेटल, तो उसमें क्या होता है, सॉल्ट बनता है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक, तो
अब यहाँ पे अगर हम देखें एसिड अपने पास एसिड तरह बिहेव करता है अल्कोहल, तो आर है OH यानी अल्कोहल है, इसका रिएक्शन मैंने मेटल यानी सोडियम के साथ करा दिया, तो क्या होगा यहाँ से 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल ले लो, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और 2 मोल्स ऑफ RONA बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। तो इससे पता चल जाएगा कि अल्कोहल के अंदर क्या है, एसिडिक करैक्टर है। ठीक है, ये पता चल गया यहाँ से कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब इसके अंदर एसिडिक करैक्टर है, ये बात पता चल गया। दूसरा पॉइंट अगर देखें हम, तो एसिड के अंदर अगर हम मेटल अमाइड मिला देते हैं, मेटल अमाइड, तो उस केस में अमोनिया गैस निकलती है, अमोनिया। ठीक, तो पता चल जाता है कि सामने वाला जो है वो एसिडिक है। क्लियर है? जैसे मान लो हमने यहाँ ले लिया ROH यानी अल्कोहल, और यहाँ मैंने सोडियम अमाइड के साथ रिएक्शन करवा दिया। सोडियम अमाइड से आप रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से अमोनिया गैस रिलीज होगी, है देखो यहाँ से ये, और यहाँ पे सॉल्ट बनेगा। ये मान लो RONA सॉल्ट बन गया और प्लस इसमें NH3 यानी अमोनिया गैस निकल गई, और इसकी स्मेल कैसी होती है, बहुत ही पंजेंट होती है। पंजेंट मतलब बहुत ही खतरनाक से लगती है नाक में। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट से हम पता कर सकते हैं कि अल्कोहल एसिडिक करैक्टर शो करता है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि अल्कोहल एसिडिक करैक्टर शो करता है। चलो देखते हैं आगे पॉइंट्स क्या है, मिटा लो इसको। ठीक है, चलो तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ कि अल्कोहल एसिडिक होता है तो क्यों होता है, उसको हम कैसे चेक करें। ठीक, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टी पे चलता चला जाएगा। ठीक, अगला है तीसरा पॉइंट, अगर मैं बात करूँ कि अल्कोहल एसिडिक होता है तो कैसे पता चले। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में कि एसिड को अगर हम बेस में मिला दें तो वो बनाता है क्या, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये हम देखेंगे क्या सारे अल्कोहल ऐसा करेंगे, तो ऐसा नहीं है, सारे अल्कोहल ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ मेथनॉल एक ऐसा अल्कोहल होता है कि जो अगर हम वाटर और अल्कोहल में कंपेयर कराएं, ठीक, एक बात यहाँ नोटिस करोगे कि वाटर और अल्कोहल में नोटिस अगर हम देखें कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, वाटर है कि अल्कोहल है, बताओ, ट्राई करो आप लोग, सोचो कौन सा वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, अल्कोहल या वाटर। इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक वाटर होता है। ठीक, वाटर ज़्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल, अल्कोहल कम एसिडिक होता है। बट एक अल्कोहल ऐसा होता है जो वाटर को हरा देता है, वो है मेथनॉल, CH3OH इज मोर एसिडिक देन वाटर। तो यही वाला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करेगा, बाकी कोई भी अल्कोहल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो नहीं करेंगे। इस बात को आपको नोटिस करके रखना है। ठीक है, यही एक एक्सेप्शन है केस जो शो करेगा। तो यहाँ पे CH3OH का रिएक्शन अगर हम कराते हैं किसी बेस के साथ, ठीक, उस केस में देखो यहाँ से वाटर निकाल दो, यहाँ से H2O निकल गया और ये बन गया सॉल्ट इस साइड, CH3ONA और वाटर। तो यही केवल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करेगा, ये सॉल्ट और ये वाटर। बाकी कोई भी अल्कोहल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, उसके ऊपर ये अल्कोहल जितने भी है, कोई भी अल्कोहल, उसके आइसोमर्स, कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो मेथन को ध्यान रखना, मेथनॉल को यही शो करता है। ठीक है, एक पॉइंट ये भी हो गया। इससे भी पता चलता है कि अल्कोहल के अंदर कहीं ना कहीं एसिडिक कैरेक्टर तो है। ठीक, आगे बढ़े, चलो अगला देख लेते हैं और क्या तरीका है जिससे हम पता कर पाए कि अल्कोहल एसिडिक होता है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है जिसको हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। ठीक है, एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन से भी हमें पता चलता है कि अल्कोहल के अंदर एसिडिक कैरेक्टर होता है। ठीक, क्योंकि एस्टरिफिकेशन होता कैसे है, एस्टरिफिकेशन होता है जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और प्लस अल्कोहल, तो बनता है क्या, एस्टर। ठीक, और क्या बनता है, वाटर। इसी को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन, क्योंकि एस्टर बन गया तो इसको एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। ये है एस्टर और दिस इज एस्टरिफिकेशन, है ना, दिस प्रोसेस इज एस्टरिफिकेशन। तो बनता कैसे जरा देखो, अगर हमने यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH प्लस ROH अल्कोहल ले लिया और यहाँ पे थोड़ा सा एसिड भी पड़ता है कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक, तो होगा क्या, यहाँ से वाटर निकाल दो। कैसे निकालोगे वाटर, देखो यहाँ से OH ले लो और इस साइड से H ले लो और यहाँ से OR को उठा के इसके साथ चिपका दो, तो यहाँ क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OR, ये बन गया एस्टर, प्लस वाटर तो निकल चुका था।
तो जो एस्टर बना है, ये एस्टर का जो स्मेल होता है बहुत ही अच्छा होता है, ये फ्रूटी स्मेल होता है, फ्रूटी स्मेल, मतलब बहुत अच्छा महकता है। तो जितने भी परफ्यूम है या जो अच्छे अच्छे साबुन है आपके मार्केट में, या कोई ऐसी चीज जो फ्रेग्रेंसेस होती है, जो सेंट होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, उनमें एस्टर मिलाया जाता है। ठीक है, तो एस्टिफिकेशन हम कैसे करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिला करके एस्टर बनाते हैं और इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। इसकी मैकेनिज्म देखना जरूरी है कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, एक स्टेप। तो मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आप नोट कर लें। फिर इसकी मैकेनिज्म मैं वन बाय वन करके बताता हूँ कैसे एस्टर बना। ठीक है, स्टार्ट करें, चलो चलो स्टार्ट करें बेटा। तो इसकी मैकेनिज्म बता दें, इसकी मैकेनिज्म एग्जाम में आती है। तो इसकी मैकेनिज्म हम देखेंगे आराम से, बिल्कुल आराम से देखेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप बताएंगे। देखो इधर मान लेते हैं अपने पास RC डबल बॉन्ड O OH एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब यहाँ पे होगा क्या, अब हम यहाँ तो देख चुके हैं कि पहले क्या होता है, अल्कोहल और कार्बोक्सिल को मिक्स करते हैं, यहाँ पे एसिड मिला होता है, और सीधे यहाँ से हमने डायरेक्ट बता दिया कि यहाँ से वाटर निकल जाता है और बन जाता है एस्टर। कैसे बनता है, RC डबल बॉन्ड O, ये पूरा जो बचा हुआ पोर्शन है, और जो OR है उसको हम उल्टा करके इसमें चिपका देते हैं, ये ऐसे, और वाटर निकल गया। ये होता है सिंपल तरीका, बट इसका मैकेनिज्म देखना है कि कैसे कैसे हुआ है, तो देखते हैं वन बाय वन करके। तो यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे मैकेनिज्म। तो पहले स्टेप में क्या होगा कि H प्लस आएगा, ठीक है, और यहाँ से ये इस पर अटैक करेगा, इसके लोन पेयर पे। देखो यहाँ RC डबल बॉन्ड O, एक ने तो बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे लोन पेयर होगा। ठीक है, इसको ध्यान देना। और ये OH है, पहले H प्लस आएगा और H प्लस यहाँ से आकर के इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके लोन पेयर के ऊपर। यहाँ से बन जाएगा RC, इस पे आएगा OH, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने अपना लोन पेयर इसको दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे OH, ठीक, अगले स्टेप में क्या आने वाला है, ROH यानी अल्कोहल। ठीक, इसके ऊपर यहाँ पे लोन पेयर है। अब ध्यान समझना, अब देखो इस ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये क्या करेगा, अपना चार्ज खत्म करने के लिए इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इसको खींच लेगा, तो इसका चार्ज खत्म हो जाएगा, लेकिन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसको यहाँ देख लो, RC, इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया। ठीक, तो इसका लोन पेयर वापस आ गया। ठीक, अब इस पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आने लगा होगा कि इसका पाई बॉन्ड चला गया है ना, पाई इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो OH हो गया। अब इस पे अटैक करने आएगा पूरा अल्कोहल स्पेसी, ध्यान से सुनना, ये वाला जो इसके लोन पेयर है यहाँ पे ऑक्सीजन पे, ये लोन पेयर सीधे इसके ऊपर अटैक कर देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा RCO, इस O का लोन पेयर बचा हुआ है, यहाँ पे H हो गया, और इस O ने पूरा इसके ऊपर अटैक कर दिया। तो देखो यहाँ पे ऐसा अटैक हुआ, RHOH, और यहाँ पे O ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो इस पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर आ गया प्लस चार्ज। अब इसको भी अपना प्लस चार्ज खत्म करना है, और यहाँ पे आप नोटिस करना कि जो ये H2SO4 था, यहाँ पे जो एसिड है वो क्या है, H2SO4 है। तो इसने क्या किया था, अपना H प्लस दिया था, तो इसका बचा हुआ स्पेसी क्या था, HSO4 माइनस। तो ये एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है, तो अगर ये H प्लस देगा तो वापस आके H प्लस लेगा भी। तो यहाँ पे वापस से ये जो बचा हुआ स्पेसी है, ये वाला पोर्शन, ठीक, ये आएगा अपना H प्लस वापस लेने। यहाँ से आया HSO4 माइनस, इसने आके यहाँ पे इस H प्लस को खींचना चाहा, और सेम टाइम पे इससे प्लस चार्ज है तो अपना चार्ज भी खत्म करना चाहता है। तो इसने क्या किया, इससे इलेक्ट्रॉन खींच लिए और यहाँ से H प्लस के फॉर्म में ये निकल गया। ठीक है, तो बाकी जो बची हुई स्पेसी है क्या है, RCOH। अब देखो इसका चार्ज खत्म हो गया, तो यहाँ पे हो गया OR, और यहाँ पे आ गया OH। ठीक है, यहाँ तक बात पहुंच गई। अब अगले स्टेप में देखो, मैं इसको थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा, या इस साइड बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से देखो जो बचा हुआ स्पेसी है, अब OH यहाँ से निकलना चाहता है क्योंकि ये लिविंग ग्रुप होता है, यहाँ से प्लस इफेक्ट लग रहा है, तो ये OH निकलना चाहेगा। तो यहाँ से क्या होगा कि जैसे ये निकलना चाहेगा, तो ये देखो यहाँ से ये जो H है, H क्या करेगा, इसके साथ जाएगा क्योंकि यहाँ से वाटर निकालना है। आपको ऊपर देख चुके हैं, वहाँ पे हमें वाटर भी तो बनाना था, तो वाटर बनाने के लिए यहाँ से जो H है ये इसके साथ निकलना चाहेगा। तो ये अपना ये दोनों इलेक्ट्रॉन, जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ डोनेट करके चला जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से वाटर निकल के बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको देखो क्या दिख रहा है, RC डबल बॉन्ड O। ठीक है, और ये नीचे OR दिख रहा होगा, और यहाँ से वाटर निकल गया। तो ये ध्यान से देखो तो एस्टर ही है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा,
RC11O, तो ये RC11O, OR यहाँ इस साइड लगा है नीचे, तो इसको हम उस साइड भी लगा सकते हैं। तो ये पूरी मैकेनिज्म हो गई एस्टरिफिकेशन की, इस तरह से एस्टरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर है? ठीक, अब यहाँ पे एक ऑर्डर लिख लो कि कैसे पता चलता है कि एस्टरिफिकेशन कौन ज्यादा फास्टर करना चाहेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल। ठीक, तो इसको मिटा लेते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से ये मैकेनिज्म बनाओ, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये आ जाएगी एक बार जहां आप बनाओगे। ठीक, अब देखो एस्टिफिकेशन का जो ऑर्डर होता है, एस्टिफिकेशन मतलब एस्टिफिकेशन किसमें फास्टर होता है? एस्टिफिकेशन ये होता है, एस्टिफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, बस यही एक पॉइंट है। यानी कि जिस अल्कोहल में भीड़ भाड़ कम होगी तो वो ज्यादा तेजी से एस्टर बनाएगा। जैसे हम बात करें, यहाँ पे 3 अल्कोहल अपने पास, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल। तो आप जरा सोचो कौन ज़्यादा फास्टर होगा एस्टिफिकेशन के ऑर्डर में। भाई इसमें भीड़ कम होगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे CH3 CH2OH, और यहाँ पे आप देखोगे कि भीड़ बढ़ी, CH3 CH3OH, यहाँ भीड़ ज़्यादा हो गई। और टर्सरी में भीड़ तो और ज़्यादा हो जाएगी, CH3 CH3OH, इसमें स्टिफनेस सबसे ज़्यादा है। तो एस्टिफिकेशन बहुत देर से करेगा। मतलब कहने को ऐसे समझ लो कि आपके पास 3 डिब्बे हैं अलग अलग, और इन तीनों डिब्बे में हमने अलग अलग अल्कोहल डाल दिए। ठीक, ये रहा प्राइमरी, और मान लो इसमें हमने डाल दिए सेकेंडरी, और इसमें मैंने डाल दिए टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब इसमें अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड डालूँ, है ना, मतलब मुझे रिएक्शन करवाना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड डालना होगा। तो जिसमें पहले स्मेल आएगी मस्त वाली, किसमें आएगी? वो प्राइमरी वाले में आएगी, क्योंकि प्राइमरी वाला तेजी से एस्टर बनाएगा। हालांकि इसमें भी होगा, पर ऑर्डर जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी देन टर्सरी है। तो सबसे फास्टर होगा प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। तो ये ध्यान रखोगे कि प्राइमरी वाला तेजी से बनाएगा, सेकेंडरी वाला उससे स्लो, और टर्सरी सबसे स्लो होगा एस्टर बनाने के लिए। तो एस्टिफिकेशन किस पे डिपेंड करता है? स्टेरिक हिंड्रेंस पे। ये बात हो गई। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ मान लो इन केस अल्कोहल तो हमने फिक्स कर लिया कि हमने प्राइमरी ले लिया हर केस में, तो कार्बोक्सिलिक कौन सा ले लें कि ताकि एस्टिफिकेशन तेजी से हो जाए? तो वहां भी आपको यही सेम फैक्टर लगाना है, स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर है? एक ही फैक्टर है, वो है एस्टेरिक हिंड्रेंस। एस्टेरिक हिंड्रेंस मतलब कि या तो अल्कोहल आप देख लो, अगर कार्बोक्सिलिक सब में सेम है तो अल्कोहल चेक कर लो कि कौन सा वाला है जिसमें कम ब्रांच है, यानी प्राइमरी होना चाहिए। ठीक है, अगर अल्कोहल फिक्स है, इधर आपका कार्बोक्सिलिक चेंज हो रहा है, तो कार्बोक्सिलिक में देख लो कि कार्बोक्सिलिक वाला ही कम भीड़ भाड़ होना चाहिए ना, वो भी कम भीड़ वाला होना चाहिए। जैसे मान लो अपने पास मैं पूछूं कि HCOOH या फिर CH3COOH या फिर C6C5COOH, किसमें तेजी से एस्टिफिकेशन होगा? अगर इन सबका रिएक्शन मैं कराऊं, ठीक है, और सबके साथ मैंने एक ही अल्कोहल लिया है, दैट इज मेथनॉल, तो किसमें फास्टर होगा? तो यहाँ भी आप देखोगे स्टेरिक हिंड्रेंस। भाई इसमें सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसमें बढ़ेगी भीड़, इसमें भीड़ और बढ़ जाएगी। ठीक, तो इसमें सबसे फास्टर होगा, इसमें थोड़ा स्लो, और सबसे स्लो उसमें होगा, क्योंकि यहाँ भी आपको स्टेरिक हिंड्रेंस वाला ही फैक्टर देखना है। ये बात एकदम क्लियर हो गई। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये सारी बात हो गई यहाँ से। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी जो थी अभी तक की, पीछे हमने जो देखी, ये वाली बात देखी, उसके बाद में और पीछे मैंने जो सारी बात बताई अभी तक की, जिसमें हमने देखा था कि रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, मेटल से तो हाइड्रोजन गैस निकलती थी, एमाइड से कराते तो अमोनिया गैस निकलती थी। ठीक है, एस्टिफिकेशन करवाया, उसके बाद हमने जो है न्यूट्रैशन रिएक्शन करवाया। ये सारी सारी हमें क्या बताती है? अल्कोहल के एसिडिक करैक्टर के बारे में बताता है। ठीक है, तो एसिडिक करैक्टर हम यहाँ से देख सकते हैं, ये सारे इसकी प्रॉपर्टी को शो करता है। मतलब अल्कोहल के अंदर हमने जो बात की, अल्कोहल के अंदर हमने जो बात की, उसमें हमने कौन से बॉन्ड की क्लीवेज की बात की? इस वाले बॉन्ड की। मतलब OH वाला बॉन्ड जब तोड़ोगे तो एसिडिक करैक्टर पता चलता है। ठीक है, ऐसे अब देखते हैं सेकंड वाला क्लीवेज है, जो कि हम अगर C और OH वाला बॉन्ड तोड़े तब क्या होगा। उस केस में देखते क्या होगा, बिल्कुल आराम से एक एक चीज बढ़िया डिटेल में समझते जाओ। ठीक है, अगला है कि हम इसके बॉन्ड को अगर तोड़े तो क्या होगा, यानी कि अल्कोहल अपने पास मान लो है ROH, इस बार मैं इस बॉन्ड का क्लीवेज अगर कर दूं, ठीक है, इसका,
तो हमें क्या मिलेगा? तो इसमें देखो अलग-अलग रिएक्शन होती हैं, वो अपने हेलो अल्केन, हेलो एरीन में भी पढ़ रखा है। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार सारी रिएक्शन कवर करा देता हूँ। देखो अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम करा देते हैं HCl और करा देते हैं जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में, इन दोनों को आपने पढ़ा होगा कि कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, ल्यूकास रेजेंट या ल्यूकास रेजेंट। ठीक है, देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं ल्यूकास रेजेंट। अब यहाँ पे एग्जाम में पूछ लेता था कि व्हाट इज ल्यूकास रेजेंट, क्यों ल्यूकास टेस्ट अभी आएगा, तो पहले ल्यूकास रेजेंट आप समझ लो। ल्यूकास रेजेंट क्या होता है, एक समझ लो आपके पास एक बॉटल है छोटी सी, इस बॉटल के अंदर हमने दो चीज़ें मिक्स की हैं। क्या मिक्स की है? एक तो हमने HCl मिलाया है, HCl कैसा होना चाहिए, कंसनट्रेटेड, और एक हमने इसमें जिंक क्लोराइड मिला है, जिंक क्लोराइड कैसा होना चाहिए, एनहाइड्रस, बिना पानी का, सूखा। ठीक, और दोनों का रेशियो कितना होना चाहिए, 1:1, इतने रेशियो में हमने इसको मिक्स किया है। तो अब इस बॉटल के अंदर जो रेडी हुआ है दैट इज ल्यूकास रेजेंट। उस ल्यूकास रेजेंट का हम इस्तेमाल करेंगे और उससे हम देखेंगे, चेक करेंगे कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शियरी अल्कोहल होता है। ये टेस्ट किया जाता है, ल्यूकास टेस्ट होता है। ठीक है, चलो। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अगर देखेंगे हमने इसके साथ इसका मिक्स कर दिया तो क्या बनेगा। ठीक, ये ल्यूकास रेजेंट आपको माइंड में रखना है, यानी दोनों मिला के बनाया गया है। तो अगर LR लिखा है तो ल्यूकास रेजेंट हो गया, तब भी सिंपल। HCl है, ZnCl2 है, तब भी समझ जाना। ZnCl2 नहीं भी है, HCl लिखा है, तब भी आप अल्कोहल के साथ उसको आप समझ लेना कि ल्यूकास टेस्ट करना चाहता है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बना लेते हैं लोग ना, अलग अलग तरह से। बाकी क्वेश्चन के वेरिएशन हम लोग देखेंगे, आगे करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए इसको मैं हटा रहा हूँ और इसके रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। अब ध्यान देना, यहाँ पे खास बात ये आती है, बहुत दिक्कत होती है बच्चों को कि सीधे यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे RCl बना दोगे, तो इसमें तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको ध्यान रखना है कि ये फॉलो करता है, ये वाला जो है, ये वाली जो मैकेनिज्म है, ये कार्बोकैटायन इसमें बनता है, इंपॉर्टेंट ये है। ठीक, तो कार्बोकैटायन बनता है, ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखोगे, कार्बोकैटायन जब भी बनता है तो रीअरेंजमेंट होता है, उसका शिफ्टिंग वगैरह होकर के वो स्टेबल होकर तब प्रोडक्ट बनता है। फिलहाल के लिए इस वाले में हम वाटर निकाल देंगे, RCl बना देंगे, RCl बन गया, वाटर निकल गया। पर बढ़िया क्वेश्चन आएगा ना तो यहाँ फंस जाओगे आप। जैसे मान लो CH3 CH3 यहाँ से मिल गया CH2OH, ये रहा। अब ये इसके साथ हमने यहाँ डाल दिया ल्यूकास रेजेंट। तो सिंपल तरीका यह है कि यहाँ से OH निकालो, Cl लगा दो, पर वो हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ ध्यान देना हमेशा कार्बोकैटायन आपको बनाना है, तब जाके आगे कहानी बढ़ानी है। यहाँ से OH निकालो और इस पे लगाओ प्लस, यानी कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन अपने आप को रीअरेंज करेगा। ठीक, अगर शिफ्टिंग वगैरह आपको नहीं आएगी तो आप हमें कमेंट कर देना, मैं अलग से इसका एक लेक्चर दे दूंगा। ठीक है, हालांकि जो हमारी सीरीज 11th क्लास की चलेगी उसमें हमने जीओसी में सब चीजें कवर कर दिया है। ठीक है, वो रहेगा, बैक टू बैक आता जाएगा, तो उसमें आप पढ़ सकते हो। फिलहाल के लिए आप कमेंट कर सकते हो, जो कि अल्कोहल में अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा डिटेल में। फिलहाल के लिए तो ये कार्बोकैटायन बन गया मान लो यहाँ पे, तो CH3 यहाँ से हो जाएगा अपने पास CH3H, और ये हो गया CH2 प्लस, ये कार्बोकैटायन है। अब ये कार्बोकैटायन अभी इस समय 1 डिग्री है ये, और अगर ये शिफ्ट होकर यहाँ जाए तो डायरेक्ट 3 डिग्री हो जाएगा, तो इसके लिए बहुत फायदा हो जाएगा। तो ये शिफ्टिंग करना चाहेगा, तो शिफ्टिंग क्या होगी, यहाँ से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं इसको, हाइड्राइड शिफ्ट। यहाँ से हाइड्रोजन निकल के इस पे जाएगा। ठीक है, इसका हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और ये कार्बोकैटायन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग या रीअरेंजमेंट। अब यहाँ से इधर आ गया तो ये बन गया ऐसा कुछ CH3 और ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये हो गया CH3, इस पे आ गया प्लस। अब ये बन गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब दिस इज मोस्ट स्टेबल, इससे ज्यादा स्टेबल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे Cl अटैच करना है। ठीक, अब लास्ट में आपको यहाँ Cl अटैच करना है, तो ये कुछ ऐसा कंपाउंड बनाएगा। ये ध्यान रखना कि डायरेक्ट आपने यहाँ Cl अटैच कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो ये Cl यहाँ अटैच हुआ, क्योंकि कार्बोकैटायन यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आया, उसके बाद Cl ने अटैक किया। तो इस वाले में ध्यान रखना कि इसमें कार्बोकैटायन बनता है, मतलब ये कार्बोकैटायन यहाँ कहीं बने तो रीअरेंजमेंट वगैरह करवा के फिर उसके बाद आप अटैक कराओगे तो आपसे गलती नहीं होगी, अदरवाइज प्रोडक्ट बनाने में गलती हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े, सही है, इसको बता दें, कोई दिक्कत डाउट तो नहीं है, आई होप बढ़िया चल रहा है सब, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। चलो आगे देखें। तो ये बात हो गई कि इसमें पहला पैटर्न होता है, मतलब पहला हमने देखा कि आर बॉन्ड जब टूटता है तो यहाँ पे क्या होता है, आर बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ पे हेलो अल्केन बनता है। ठीक है, आपने हेलो अल्केन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन में। ठीक, चलो अगला देखो यहाँ पे सेकेंड, अगर एल्कोहल का रिएक्शन हम करा देते हैं PCl5 के साथ तो क्या बनता है।
तो इसको देखो याद करने का तरीका सीधा है, R लिखो, O लिखो, H लिखो। यहाँ से PCl5 है, एक Cl इस तरफ लगाओ, एक Cl इस तरफ लगाओ, बीच में बचेगा PCl3 और इसको 20 से कट कर दो ऐसे, 20 से कट कर दो। देखो यहाँ से RCl बन गया एक, तो यहाँ लिख दो सीधे RCl प्लस, यहाँ से देखो POCl3 दिख रहा होगा आपको, तो एक तो POCl3 बन गया प्लस, और यहाँ पे HCl दिख रहा होगा तो HCl बन गया HCl। ठीक, तो ये होता है रिएक्शन। तो ये भी अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में जा रहा है, इस तरह से बनता है। यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो होती है। ठीक, ये ध्यान रखोगे। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट इसी में देखोगे कि अल्कोहल थर्ड वाला, अगर अल्कोहल की रिएक्शन हम कर देते हैं किसके साथ, अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम कर दें SOCl2 के साथ, जिसको हम थायोनिल क्लोराइड बोलते थे, थायोनिल क्लोराइड, तो इसमें क्या होता था, इसमें सीधे कैसे बनता था प्रोडक्ट, देखो बनाने का तरीका क्या है, इसमें लिखो ROH और यहाँ से SOCl2 है ना, बीच में SO लगाओ, एक Cl इस तरफ और एक Cl इस तरफ, और 20 से इसको कैंसिल कर दो, तो देखो इस तरफ बन जाएगा RCl, एक हेलोअल्केन बन जाएगा, प्लस यहाँ से देखो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस उड़ जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस उड़ गई, प्लस यहाँ पे HCl बच गया 11। ठीक, तो ये भी HCl यहाँ पे उड़ जाता है। तो देखो ये सब वेपर फॉर्म में उड़ जाते हैं, तो ये प्योर बच जाता है हेलोअल्केन। आपने हेलोअल्केन में पढ़ा होगा कि ये डार्जन रिएक्शन हुआ करती थी उस समय, इसका नाम था डार्जन रिएक्शन। तो दिस इज डार्जन रिएक्शन, और डार्जन रिएक्शन जो थी ये बेस्ट मेथड हुआ करती थी हेलोअल्केन बनाने का। दिस वाज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। तो ये भी कहीं ना कहीं अल्कोहल की एक केमिकल प्रॉपर्टी ही है। ठीक, और देखें, चलो और देख लेते हैं, और देखें, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए, यहाँ पे आ जाए। ठीक, देखो अब अगली हम ये भी लिख सकते हैं, थर्ड के बाद फोर्थ वाला देखें अगर, कि अल्कोहल का अगर रिएक्शन PCl3 के साथ करा दिया, PCl3 मतलब इसके 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल लेने पड़ते थे इसमें, तो इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा। बनाने का तरीका ये है कि 3ROH ले लो, और यहाँ पे 3Cl है ना, 3Cl इस तरफ कर दो, P अकेला उस तरफ कर दो, 20 से कैंसिल कर दो। तो देखो यहाँ ध्यान देना कि इसके कितने हैं, इसके 3 मोल्स हैं, तो 3R तो यहाँ से निकल करके 3 हेलोअल्केन बना देंगे, 3RCl यानी 3 मोल्स ऑफ हेलोअल्केन बन गए। अब ध्यान से देखना, 3 यहाँ पे 3, ये पूरा 3 था ना, तो H कितने हो गए 3, O भी हो गए 3, और P यहाँ अकेला है, तो H3PO3 बन जाएगा, H3PO3। ठीक, ये हो गया इसके साथ अल्कोहल की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक है, और भी देख लें इसमें, और भी है। मान लो कि अल्कोहल का रिएक्शन, यहाँ पे जो 3 मोल्स हमने लिए थे वहाँ पे PCl3 ना हो सकता है एग्जाम में ऐसे लिखा हो P+I2 P+Br2, ये भी हो सकता है। तो आपको इसको कंसिडर कर लेना है ऐसे, ठीक है, कि इस वाले को मान लेना है कि ये PI3 की तरह बिहेव कर रहा है और ये PBr3 की तरह बिहेव कर रहा है। एक्चुअल में उन्हें उधर PCl3 की तरह का बताया हुआ है, पर इसको आप समझ लेना बिल्कुल वैसा ही बनेगा। तो इसके इस वाले प्रोसेस से अगर जाओगे तो इसके 3 मोल्स ऑफ RCl RI बनेंगे और इससे 3 मोल ऑफ RBR बनेंगे। ठीक है, तो ये वही प्रोसेस रहेगा बिल्कुल, और सेम उसी तरह कर देना। बस ध्यान रखना क्वेश्चन अगर आएगा तो ऐसे कर लेना। ठीक है, आई होप पूरी बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। और एक प्रॉपर्टी बचता है वो भी लिख लो। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। ठीक, आप लोग कमेंट करेंगे अच्छे से तो मैं और बेहतरीन सा लेक्चर देने की कोशिश करूंगा। अब ये अल्कोहल की जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है आप चेक कर सकते हो, मैं पूरा दावा करता हूँ कि इससे बेहतरीन लेक्चर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इसमें सब कुछ चीज़ें कंपाइल करता जा रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि इसको एक ऐसे लेवल पे ले जाऊं कि आपका ये पढ़ने के बाद आपका चाहे नीट का एग्जाम हो और चाहे बोर्ड हो, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, आपका केमिस्ट्री का ये वाला पार्ट, ठीक है, मतलब केमिस्ट्री वाला पार्ट एकदम स्ट्रांग होता जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यहाँ देखो अल्कोहल, अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम कर दें रेड फास्फोरस के साथ, ठीक है, रेड फास्फोरस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ I2, ठीक है, ये भी आता है, तब यहाँ पे क्या होगा कि ये पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये उड़ जाएगा पूरा। ठीक, और यहाँ पे एल्केन बन जाएगा RH। ठीक, ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है, ध्यान रखोगे। तो ये पूरा हमने यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी की बात की है इसकी, जब हम RO बॉन्ड तोड़े, यानी 2 तरह के बॉन्ड थे इसके पास, अल्कोहल के पास, यहाँ पे RO और H, यानी इसको तोड़ेंगे तो एसिडिक करेक्टर, इसको तोड़ेंगे तो अलग तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज मिलती है इसमें। तो ये सारी बात हमने यहाँ पे डिस्कस कर दी है। ठीक है, आगे बढ़े।
ठीक है, चल रहा है, मस्त पढ़ाई लिखाई करते रहे आप लोग। उसके बाद आता है अगला स्टेप, दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यहाँ पे मैंने केमिकल प्रॉपर्टी सारे कवर कर दी है, बस डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कर लेंगे तो आपका केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल का खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है, वाटर निकालना है हमें, तो कौन कौन से रेजेंट इस्तेमाल होते हैं वो देखेंगे। तो पहले डिहाइड्रेशन कैसे होता है देखेंगे। देखो मान लो अल्कोहल है अपने पास CH3 CH2 और यहाँ पे अपने पास OH है, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल। इस प्राइमरी अल्कोहल में हम ऐसे यहाँ पे कौन सा रेजेंट डाल दें ताकि इसका डिहाइड्रेशन हो जाए। ठीक, डिहाइड्रेशन कैसे होगा, जैसे यहाँ से देखो OH है, इसके जस्ट बगल इस वाले को हम अल्फा मानेंगे और जस्ट बगल वाले कार्बन को बीटा मानेंगे। अल्फा से OH निकालेंगे और बीटा से हाइड्रोजन निकालेंगे। ठीक, और सीधे वहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे। मतलब यहाँ ध्यान से देखो तो CH2H मैंने क्या किया है, ये जो CH3 था इसका H एक नीचे लगा लिया है और फिर आगे बढ़ गए CH2 और ये OH। अब यहाँ से मैं इस वाले को अल्फा, इस वाले को बीटा और यहाँ से OH और H निकाल देते हैं। जैसे ये निकलेगा तो ये वाटर हुआ और यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये देखो यहाँ डिहाइड्रेशन हो गया और ये H2O वाटर निकल गया। ठीक है, तो एल्कीन बन जाता है। अब यहाँ कौन सा रेजेंट डालें ताकि ऐसा हो, तो ये ध्यान रखोगे। तो इसमें 2-3 केसेस है और तीनों केसेस में अलग अलग करके बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना है इसमें। ठीक है, तो पहला जो रेजेंट इस्तेमाल होता है इसमें, आओ आगे देखें। पहला रेजेंट, मान लो अपने पास अल्कोहल CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे OH है। अब इसमें मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4 अगर डाल दिया, ठीक, और टेम्परेचर 413 केल्विन डाल दिया। ठीक है, टेम्परेचर फिक्स रखना, टेम्परेचर में यही वाला इस्तेमाल होगा। अगर इससे कम ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो कुछ और प्रोडक्ट बन जाएगा, अब इसी चैप्टर में आगे देखोगे। ठीक, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला 443 केल्विन पे, तब होगा क्या, यहाँ ध्यान देना कि ये भी रिएक्शन फॉलो करती है कार्बोकटायन मैकेनिज्म। ठीक है, यानी E1 रिएक्शन फॉलो करती है, एलिमिनेशन रिएक्शन, बट इसमें बनता है कार्बोकटायन। ठीक, कार्बोकटायन बनता है तो वो शिफ्टिंग वगैरह सब होती है। जैसे यहाँ पे डिहाइड्रेशन डायरेक्ट मत कर देना, यहाँ से पहले मान लो क्या होगा, H प्लस अटैक करेगा, तो इसकी थोड़ी मैकेनिज्म की बात कर ले। यहाँ पे जैसे मान लो CH3 CH2 और ये हो गया CH2OH। पहले स्टेप में क्या होगा कि H प्लस आएगा, H प्लस, और ये H प्लस आ करके इसके लोन पेयर पे यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ पे। इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, इसका प्रोटोनेशन होगा। मतलब पहले स्टेप में इसकी वगैरह हम देखें तो यहाँ पे ये बन गया, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ CH3, ये हो गया CH2 CH2, ये हो गया OH2, यहाँ एक H था, ये आके इसके ऊपर अटैक कर देगा, OH2 इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, तो इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक, अब ये OH2 हो गया, अब O पे प्लस चार्ज अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चाहता है ये, तो ये क्या करेगा, जस्ट बगल वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऐसे और यहाँ से निकल के भागेगा, यानी यहाँ से वाटर निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, ये देखो यहाँ से वाटर निकल के बाहर हो गया। अब इस पर कैसा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आएगा क्योंकि ये वाटर निकल जाएगा। अब अगले स्टेप में देखो ये बना CH3, ये बन गया CH2 और CH2 और इस पर आ गया प्लस। अब ध्यान देना कि यहाँ पे ये जो बना है ये कार्बोकटायन बना है, तो ये प्राइमरी कार्बोकटायन है। ठीक है, अब ये सेकेंडरी बनाना चाहता है तो यहाँ से शिफ्टिंग करेगा, बस यही इंपॉर्टेंट है कि कार्बोकटायन बना तो रीअरेंजमेंट जरूर होगा, शिफ्टिंग जरूर होगी स्टेबिलिटी के लिए, ये बात ध्यान रखोगे तो गलती नहीं होगी। तो यहाँ भी ध्यान रखना कि ये कार्बोकटायन बनता है। ठीक है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन होगा, तो ये कार्बोकटायन बनेगा, यहाँ से शिफ्टिंग कर लेगा, शिफ्टिंग करके क्या बनेगा बताओ, यहाँ से देखो CH3, यहाँ से H शिफ्ट होकर यहाँ चला जाएगा और ये कार्बोकटायन यहाँ आ जाएगा, इसका H यहाँ भेज दो और इसको यहाँ भेज दो, तो यहाँ से आ जाएगा CH3 और यहाँ आ जाएगा प्लस, यानी कि कार्बोकटायन। अब ये सेकंड डिग्री कार्बोकटायन बन गया है, दिस इज सेकंड डिग्री कार्बोकटायन, ये ज़्यादा स्टेबल होगा पहले वाले से। अब ये क्या करेगा, ध्यान से सुनना, इसमें अब क्या होने वाला है, देखो अब यहाँ पे होगा ये कि ये जो अपना कौन था यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा था, ये कंसंट्रेटेड H2SO4,
इस H2SO4 ने ही तो H प्लस दिया था, तो ये वापस अपना H प्लस खींचता भी है आकर के। अब ये आएगा इसके पास, तो मान लो यहाँ पे CH3, CH और CH3, ये रहा प्लस, ठीक। आएगा, जो बचा हुआ इसमें से क्या बचा होगा, HS4 माइनस, O4 माइनस, H2SO4 ने H प्लस दिया होगा तो ये बचा होगा। ये आएगा, अब किससे खींचेगा, ध्यान देना, ये बीटा वाले से खींचता है, तो जिस पे ये कार्बोकेटायन है इसको अल्फा समझो, इसके जस्ट बगल वाला बीटा, इसके जस्ट बगल वाला बीटा, ये दोनों सिमेट्रिकल हैं तो एक ही जैसे हैं, तो चाहे जहाँ से खींच सकता है ये आएगा। मान लो इसने इससे H प्लस खींचना चाहा, तो जैसे H प्लस खींचेगा तो कैसे खींचेगा, देखो यहाँ CH3 है, मैं इसको हटा के ऐसे लिख लेता हूँ CH2 और एक H नीचे कर ले रहा हूँ। इस H को ये खींचने आया कि भाई चलो हमारे साथ, तो H प्लस के फॉर्म में जब ये निकलेगा तो ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन, इसको इस कार्बोकेटायन को दे के जाना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला जो बॉन्ड है ये टूटेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे करके निकल जाएगा, तो देखो ये देगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसका चार्ज खत्म हो जाएगा। तो यहाँ जो फाइनल बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब बनती एल्कीन है फाइनली, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। और देखो पहले स्टेप में बना था, यहाँ से देखो हमने सीधे बताया था कि यहाँ से इसको मानोगे अल्फा, इसके जस्ट बगल वाले को बीटा, यहाँ से OH और इसके बगल वाले से H निकालो, डबल बॉन्ड लगा दो, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन जब कार्बोकेटायन बनेगा ना, अच्छा क्वेश्चन आएगा, तो कार्बोकेटायन की अगर शिफ्टिंग नहीं कराओगे तो गलत हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना कि कार्बोकेटायन बनेगा तो शिफ्टिंग करवाना जरूरी है, तब अटैक करवाना है, ठीक। इस तरह से यहाँ पे एल्किन बन जाती है, और ये हमारा किसके साथ होता है, जब H2SO4 हो 413 केल्विन पे, या फिर कुछ और भी रिएजेंट है वो भी बता देता हूँ। ठीक है, डन हो गया ये, आई होप पूरी बात समझ में आ गई होगी इसमें। तो देखो इस तरह की जो मैकेनिज्म आती है जो E1 फॉलो करती है, E1 मैकेनिज्म, E1 मैकेनिज्म फॉलो करती है और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करवाती है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। उसमें कौन कौन से होते हैं, ठीक। इसमें पहला रिएजेंट आपका तो ये हो गया कंसंट्रेटेड H2SO4, इसके साथ दूसरा रिएजेंट ये भी होता है कंसंट्रेटेड H3PO3 PO4। सी नंबर यहाँ पे आता है KHS4 पोटेशियम बाइसल्फेट, ठीक है। तो ये होता है, इनमें से कोई भी आएगा तो आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है जो पीछे आपने देखा, ठीक है। यानी हमें यही वाला लगाना है मैकेनिज्म, जो कि ये पूरी, मतलब क्या होगा, इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन लगेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, और कार्बोकेटायन बनने के बाद वो अपने आप को रीअरेंज करेगा, रीअरेंज करने के बाद फिर वापस आएगा H2SO4 अपना H खींचेगा और डबल बॉन्ड बनेगा। ये पूरा मैकेनिज्म लगा के तब करना, ठीक है। चलो आगे देखें, तो ये हो गया, ये सारे के सारे होंगे, ध्यान रखो ना, यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे, कार्बोकेटायन बनेगा, रिएरेंजमेंट वगैरह सब करेगा। चलो अगला देखो, अगला क्या हो सकता है। अगले में देखो ये जैसे आएंगे अपने पास सेकंड, ये भी डिहाइड्रेशन करवाते हैं, जैसे कि मान लो Al2O3 आ जाए, या फिर P2O5 आ जाए, या फिर POCl3 आ जाए, ठीक है। तो ये भी बहुत फेमस है, इनसे भी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होता है, लेकिन इसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता है, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, इसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता है, ध्यान देना। इसमें एक ही स्टेम में, यानी E2 एलिमिनेशन रिएक्शन लगती है, एक ही स्टेम में क्या होता है, अल्फा वाले से OH और बीटा वाले से H निकलता है और बन जाता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखो जैसे मान लो अपने पास ये अल्कोहल है CH3 CH CH3 CH2 और OH, ठीक। इस OH को मैं नीचे बना लूँ, ज़्यादा सही रहेगा, डिहाइड्रेशन कराने में आसानी होगी। CH2 ये OH मैंने बना दिया, ठीक, प्राइमरी अल्कोहल है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया Al2O3, हीट कर दिया, इनमें से कोई भी डाल सकते हो, ठीक। तो होगा क्या, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या होने वाला है कि एक ही स्टेप में जहाँ पे ये लगा हुआ है OH, उसको तुम अल्फा मानना, उसके जस्ट बगल वाले को बीटा मानना, इसमें कार्बोकेटायन वगैरह नहीं बनाना है, ठीक। अब ये देखो यहाँ CH2 था, मैंने यहाँ पे मान लो एक H नीचे कर दिया ऐसे, ठीक, नीचे कर देते हैं, छोटू कर लो उसको, ये ठीक। अब होगा क्या, एक ही स्टेप में इससे अल्फा से OH और बीटा से H एक ही स्टेप में निकल के खत्म कर दो, और यहाँ डबल बॉन्ड बना दो, बस ये देखो सीधे आंसर आ जाए आपका, क्लियर है। इस तरह से आपको इसमें डिहाइड्रेशन करना है, इसमें कोई कार्बोकेटायन नहीं बनेगा,
कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, एक ही बार में कर दोगे, ठीक। और एक लास्ट बचता है डिहाइड्रेशन के लिए, जो कि ये देखो CH3 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 और ये है OH, मान लो टर्सरी अल्कोहल। इसमें कॉपर डाल दो, 300 सेंटीग्रेड पे इसको हीट कर दो। तो कॉपर से ही कॉपर से अगर हम 300 सेंटीग्रेड पे करें तो टर्सरी को भी हम क्या कर सकते हैं, डिहाइड्रेट कर सकते हैं एक ही स्टेप में। क्या करोगे, यहाँ से सीधे सीधे आप करोगे, ये रहा OH, ये मान लो ये हो गया अल्फा। अब इसके जस्ट बगल सब बीटा है ना, क्योंकि जस्ट बगल में ही है, तो हम किसी से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। मान लो मैं इस नीचे वाले से निकाल दूँ चाहे ऊपर वाले से, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालोगे, OH निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दोगे, तो ये हो जाएगा CH3 CH3 और CH3 है। मैं इस CH3 से मान लो किसी से हाइड्रोजन निकाला तो इससे निकाल देता हूँ, ठीक है। तो इस वाले को मैंने क्या किया, इसका एक हाइड्रोजन शिफ्ट किया ऐसे साइड में, और ये OH, और यहाँ से मैंने वाटर को निकाल दिया और यहाँ मैं लगा दूंगा डबल बॉन्ड, ठीक। तो बन जाएगा प्रोडक्ट CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और CH3, एल्कीन बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो चुका है, यानी वाटर मॉलिक्यूल निकल चुका है। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, पानी को बाहर निकालना अल्कोहल से। तो निकालने के कई तरीके हैं, मैंने यहाँ पे सब कुछ बता दिया, सारे स्टेप बता दिए हैं लगभग लगभग, है ना। तो ये आपका पूरी तरह से जो है खत्म हो चुका है केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया है अच्छे से प्रॉपर वे में। इसकी कौन कौन सी क्लीवेज से क्या क्या प्रॉपर्टी आती है, इसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी हमने देख ली अच्छे से, जहाँ पे ये सब हमने देखा था। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बताऊंगा आपको, इसको याद करके रखना है अच्छे से। इससे आप बॉइलिंग पॉइंट आराम से निकाल सकते हो लगभग लगभग सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो याद रखना, जब कभी कंपेरेबल वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तब बॉइलिंग पॉइंट निकालने में बड़ी तकलीफ होती है, तो ये आपको हेल्प कर देगा, ठीक है। तो ये सब मैंने डिस्कस किए, ये भी वही सारी बात थी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सरफेस एरिया पे ये सब वगैरह वगैरह, ठीक। फिर ये टेबल की बात कही, यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा बहुत कौन ज़्यादा फ्लेमेबल होता है, इन सब की बात कह दी हमने, ठीक है। ये क्वेश्चन करा दिया, सॉल्बिलिटी की बात कह दी, ठीक। तो ये सब अब जैसे तैसे करके हमने सब कुछ लगभग लगभग कवर कर लिया है। तो यहाँ तक का हमारा जो है सफ़र था, जिसमें आज के लेक्चर में ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो आप लोग मस्त पढ़ाई लिखाई करते रहें, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़ी बहुत और सारी चीज़ें अल्कोहल के बारे में, या इसके क्वेश्चंस कर लेंगे बहुत अच्छे अच्छे, उसके बाद हम लोग फिनाल स्टार्ट करने वाले हैं। तो अल्कोहल आपका लगभग सारा पार्ट खत्म हो गया है, सिर्फ 2 लेक्चर में मैं मैक्सिमम पार्ट कवर कर दिए हैं, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तब तक अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर हमारे साथ पढ़ाई करने के लिए। थैंक यू।